हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 3 नवंबर। पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070। तो कॉप 26 का समिट हुआ ग्लासगो में, और वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया 2070 तक जो है नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर लेगा। By 2030, India will ensure 50% of its energy will be sourced from renewable energy sources। और ये कहा गया कि 2030 तक जो है 50% हमारे यहाँ इंडिया में जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो जनरेट होगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। इंडिया विल रिड्यूस इस कार्बन एमिशन बाय 2030, और इंडिया अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा 2030 तक बाय ए बिलियन टन्स। India will also reduce its emission intensity per GDP by less than 45%। अब देखते हैं कि कॉप 26 क्या है। तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आता है UNFCCC के अंडर में। ये है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो कि बना था 1994 में। और 2021 जो है वो कॉप की ये 26वीं मीटिंग है, 26th कॉन्फ्रेंस है ये। एंड ये जो है ग्लासगो में है, ग्लासगो में हो रही है ये। UNFCCC इस्टेब्लिश हुआ था ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उनके एमिशन को हम कम कर सके और आगे उनके एमिशंस को बढ़ने से रोका जा सके। इट लेड आउट अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेंबर स्टेट विच इंक्लूडेड। अब देखिए जो कॉप 26 के जो मेंबर्स होंगे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी। फॉर्मुलेटिंग मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, मीन्स क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर वो स्टेप उठाएंगे वो जो ज़रूरी होगा। कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को चीज़ में प्रमोट करेंगे। और ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, मीन्स देखिए ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो कम्युनिटी में लोगों को एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में। और देखिए कॉप की जो मीटिंग है ये 2002 में इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो थी वो थी कॉप 21, जो कि 2015 में हुई पेरिस, फ्रांस में। तो वहाँ ये डिसाइड किया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है वो टेम्परेचर लेवल को हम रिड्यूस करेंगे। देखिए COP आता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर में, और इसका गठन जो है वो 1994 को हुआ था। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ग्रीन हाउस की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको स्टेबलाइज किया जा सके, उसको थोड़ा कम किया जा सके। और 1995 से लगातार ये हर साल ये कॉप की जो मीटिंग है वो लगातार होती रहती है। जो कॉप की जो पहली मीटिंग है वो 1995 में हुई थी बर्लिन में, और UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ था। तो उसी टाइम UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था। और इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। जो ये रियो अर्थ समिट है इसको हम रियो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और UNFCCC इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में तो उनके कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। UNFCCC फोर्स में आया 1994 में, और करीब करीब इस समय उसमें लगभग लगभग सारी कंट्रीज़ हैं। और एक पेरेंट ट्रीटी है, पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में ही हुआ था, उसकी पेरेंट ट्रीटी है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था, ये उसकी भी एक पेरेंट ट्रीटी है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा मिशन इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गंगा मिशन, ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कि गंगा उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा फ़ोटोज़ और ये हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स के फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा फेसबुक पे अपलोड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। तो आइए जानते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसको रजिस्टर्ड किया गया था 12 अगस्त 2011 को अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और ये एक्ट इम्प्लीमेंट करता है जो ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है। तो ये उसका एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है ये आता है।
उसके अलावा जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया 7 अक्टूबर 2016 को और उसके बाद अब जो है वो नेशनल गंगा काउंसिल वर्क करता है इस चीज़ के लिए, ठीक? या इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। इसको हम नेशनल गंगा काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। सबसे ज़्यादा अगर किसी की लंबाई देखी जाएगी अम, तो उसमें गंगा का जो स्थान है वो थर्ड स्थान है और जो गंगा नदी का जो माउथ का है रीजन है वो बनाता है सुंदरबन डेल्टा को। सॉरी, जो सुंदरबन का एरिया है वो फॉर्म होता है गंगा नदी की वजह से। तो सुंदरबन जो है वो आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर किया था 1997 में। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, फ्लोइंग ओवर करीब-करीब 2510 किलोमीटर ये तय करती है माउंटेन वैली प्लेन से होते हुए और ये हिंदूज़ के लिए सबसे मोस्ट सेक्रेड रिवर मानी जाती है ऑन अर्थ। ये ओरिजिनेट हुई होती है गंगोत्री ग्लेशियर से जो कि हिमालय में है या और वहाँ पे उसका नाम जो है भागीरथी रिवर के नाम से वहाँ जानते हैं और बाद में आके कई नदियों से जुड़ जाती है जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा। जो गंगा रिवर बेसिन है वो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आता है और करीब-करीब कवर करता है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। और यहाँ पे गंगा रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती हैं जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और गंगा देखिए वाइडन होती है सुंदरबन डेल्टा में बांग्लादेश के पास जाके और एम्प्टी मीन्स और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। अब आती देखते हैं बेसिक कंट्रीज़ के बारे में। तो बेसिक ये जो ग्रुप है वो फॉर्म हुआ था एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एग्रीमेंट साइन बाय 4 कंट्रीज़। उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, नाम से समझ में रहा होगा कि पहला बी से है ब्राज़ील, उसके बाद साउथ अफ्रीका, एएस जो लिखा हुआ है उल्टा है, साउथ अफ्रीका इसका मतलब हुआ इंडिया और चाइना। तो बेसिक कंट्रीज़ जो हैं ये 4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना आता है। और ये एक एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया था जो एग्रीमेंट साइन हुआ था नवंबर 28, 2009 को। The four committed to act jointly at the Copenhagen Climate Summit, including a possible united walkout if their common minimum position was not met by developed nations. तो ये इन चारों ने ये कमिट किया था कि हम क्लाइमेट को लेकर के आगे काम करेंगे, लेकिन इस समय क्या है कि चाइना इस एक तरह से अब इन बेसिक जो कंट्रीज़ हैं उससे अलग हो गया है। तो ये बेसिक कंट्रीज़ की जो ये ग्रुप है ये अब किसी काम का नहीं रह गया है। चौथी न्यूज़ हमारी आती है कि भाषा संगम इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया वेरियस इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत टू कमेमोरेट राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उसकी शुरुआत होती है 2015 में और 2015 में 140वां जन्म दिवस था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं। तो उनका जन्मदिन 2015 में 140वां जन्मदिन था। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी से मनाया जा रहा है 2015 से। तो राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं भाषा संगम के बारे में। तो भाषा संगम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो कि आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसका जो बेसिक फीचर है वो ये है कि कम से कम कुछ लोगों को ये जो 22 भाषाएँ हैं हमारे जो संविधान में दी हुई हैं, तो उसके कुछ सेंटेंसेस ये लोगों को सिखा सके। इसको डेवलप किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसका जो आइडिया है वो ये है कि लोगों को बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके अपने मदर टंग के जो हमारा मदर टंग है उसके अलावा और भी दूसरे लैंग्वेजेस में। तो जो 22 भाषाएँ हैं हमारे संविधान में दी हुई, तो वो लोगों को कुछ सेंटेंसेस मीन्स याद करवाया जा सके, समझाया जा सके। और देखिए भाषा संगम जो है वो दीक्षा ऐप पे अवेलेबल है और ई पाठशाला पे अवेलेबल है, जिसमें 22 बुकलेट्स शामिल हैं। इसके अलावा भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। इसको लॉन्च किया गया 2015 में टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग द people of different state UTs to enhance mutual understanding and bonding between people of diverse cultures।
ताकि जो डाइवर्स हमारा कल्चर है, एफ अलग-अलग लोगों के बीच में जो ये बॉन्डिंग है, वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, देयरबाय सिक्योरिंग स्ट्रॉन्ग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। एवरी स्टेट एंड यूटी इन द कंट्री वुड बी पेयर्ड विथ अनदर स्टेट यूटी फॉर अ टाइम पीरियड। मीन्स हर स्टेट जो होगा किसी न किसी स्टेट या यूटी के साथ पेयर कर दिया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरिंग विच दे वुड कैरी आउट ए स्ट्रक्चर एंगेजमेंट। और उसके बाद जो है वो मिलके कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, कोई लिटरेचर से संबंधित, कोई क्यूजीन से संबंधित या कोई फेस्टिवल, कोई भी चीज़। तो ये जो ये क्या प्रमोट करेगा, ये हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा। पांचवी न्यूज़ हमारी है कि वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है उसको और अच्छा करने के लिए लोन प्रोवाइड किया है। तो रिसेंटली इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ 40 मिलियन फॉर मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक में साइन किया 40 मिलियन का ये प्रोजेक्ट, ताकि जो मेघालय का हेल्थ सिस्टम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। ये देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो कोविड-19 के जो इन्फेक्शंस हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उसके आउटब्रेक को कम करने के लिए, और वहाँ पे जो हेल्थ इमरजेंसीज़ हैं, जो भी होती हैं, तो उस चीज़ में ये काम आएगा। द प्रोजेक्ट विल इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, तो किसी भी टाइप का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, तो उसको कम करने के लिए और वहाँ और इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए भी इन पैसों जो ये वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, उसका यूज़ किया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस ये होगा कि ये एनहांस करेगा गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी को, ताकि वो वहाँ की हेल्थ की फैसिलिटी है उसको और अच्छे बना सके और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। ठीक? ये और स्ट्रेंथन करेगा जो मेघालय में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा है, मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें करीब-करीब इस समय 56% ऑफ हाउसहोल्ड वहाँ कवर हो रहे हैं। तो इस स्कीम को, मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी ये और इफ़ेक्टिव बनाएगा। कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में एज़ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये IBRD के साथ, तो बाद में जो IBRD होता है वही बाद में वर्ल्ड बैंक बनता है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन, जो कि काम करते हैं कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस वगैरह कर सकें। तो उस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप जो है वही काम करता है। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 189 मेंबर कंट्रीज़ आती हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस साल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जो है उसको लेकर के विवाद चल रहा है गवर्नमेंट से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।